कुमार आप सबों को टेंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। 6, 7, 8 क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और टेंस सीख सकते हैं। टेंस में मैं आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस तक पूरा पढ़ाऊंगा। इसमें टेंस का डिफिनेशन, इसके पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के सारे डिफिनेशन का इंट्रोडक्शन और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और इससे आप चाहे तो सीख सकते हैं। अगर किसी को कोई तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं या फिर उसको आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज और कहूंगा कि बच्चों, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं या इस वीडियो में डिस्क्राइब की है, आप इसका एक नोट्स तैयार कर लेंगे। जब विद्यालय खुलेगी तो मैं आपको इस नोट्स को चेक करूंगा। स्कूल में इस विद्यालय में नोट्स को चेक की जाएगी। तो आइए बच्चों, आपको हम लोग अपने टॉपिक को टेंस से शुरू करते हैं। टेंस, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है हमें कि टेंस कहते किसको है। टेंस, तो टेंस का डिफिनेशन अगर सरल शब्दों में समझा जाए, द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्रिया जब अगर कभी होती है तो वह किसी न किसी समय में तो जरूर होती है और जिस समय में वो क्रिया होती है उसी को टेंस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वह समय जो किसी क्रिया के होने के समय को बताता है, समय को बताता है काल। काल से यह तो समझ में आ गया है कि आखिर काल किसको कहेंगे। काल जो है वह किसी क्रिया के होने वाले समय को है। जिस समय में वह क्रिया संपन्न हुई है वह काल कहलाएगा। अब इसके भेदों के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ टेंस? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इट हैज 3 parts. First, the present tense. Second one is the past tense. And third one is the future tense. हिंदी में इनको क्या कहेंगे? हिंदी में इनका नाम है, इनसे आप लोग पूर्व परिचित नहीं है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। अब देखिए प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? ये 3 समय को 3 भागों में बांटा गया है। कोई भी क्रिया जो हुई है वो समय को 3 भागों के हिस्से के बांट करके ही चलती है। जैसे अब आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे चीजों के बारे में आपको जानकारी दी है। क्योंकि यह कहा जाता है कि समय पे किसी का जोर चलता नहीं है। तो समय जो होता है इसमें सिर्फ एक चीज को हम लोग डिनोट करके चलते हैं, जो हमारे हाथ में होती है, वो हमारा प्रेजेंट टाइम है और वर्तमान काल है। पहला, दूसरा जो काल है वो भूतकाल है, पास्ट टेंस है। यह वह समय है जो बीत गया है, जिसके ऊपर भी हमारा जोर चलता ही है, क्योंकि ये स्पेंड टाइम है। और तीसरा, ये सिर्फ संभावनाओं वाली है, ये आने वाली ऐसा समय में ये हो सकता है जिसको फ्यूचर टेंस या भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है टेंस
देखिए इस टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान काल है वो क्या कर रहा है, ए टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन, मतलब अभी जो समय चल रहा है उसी को प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो वह समय जो अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब इसके आधार पे पास्ट टेंस भी आएंगे, उसके बाद फर्दर फ्यूचर टेंस भी आएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की नहीं, तो प्रेजेंट टेंस को भी क्या, प्रेजेंट टेंस सिर्फ इतना ही है कि जो समय अभी चल रहा है वही प्रेजेंट टेंस है, ऐसा नहीं है। इसको भी इनके हिसाब से 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस हैज आल्सो 4 पार्ट्स। तो अभी हम लोग ने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। जो मैंने बच्चों आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें आता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर कहीं पे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं पे इसको सबसे पुराने टाइम में, अगर पुराने ग्रामर की बुक अगर मिल जाएगी कभी, तो उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी इसी टेंस को जाना जाता है। टेंस ये एक ही है लेकिन इसके नाम अलग अलग है। तीसरा जो आता है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो है वो लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको आद्योपांत वर्तमान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान का मतलब क्या है कि वैसी क्रियाएं, यह समय वैसी क्रियाओं का बोध होता है जो सामान्य रूप से होती हैं। जैसे ये कार्य डेली रूप से होते हैं, जनरली इसके पहचान के रूप में ता है, ती है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक नॉर्मल थोड़ी सी सोच के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका ता है, ती है, ते है, या फिर कोई भी क्रिया सामान्य अवस्था में होती है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब चलिए दूसरे टेंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे है प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव या परफेक्ट टेंस। मैंने पहले ही बताया है क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है। कहने का मतलब क्या है कि यह टेंस जो है, यह का समय जो है ऐसी क्रियाओं का बोध कराता है जो कि क्रियाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, जो अभी रनिंग में है। प्रोग्रेसिव का मतलब ही होता है जो कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि वह लगातार क्रिया चल रही है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी दौड़ने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं कंटिन्यू, मेरे पैर चल रहे हैं। ना ये क्रिया शुरू हुई है और ना ये क्रिया खत्म हुई है, ये क्रिया अभी चल रही है और इसीलिए इसका नाम इम्परफेक्ट भी है, क्योंकि इसमें अभी परफेक्शन नहीं आई है और इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें नाम में ही परफेक्ट है दोस्तों। तो परफेक्ट का मतलब ही है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया अभी जो है वर्तमान काल में है लेकिन पूर्ण हो चुकी है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने खाना खा लिया है, हाथ जाकर के धो करके मैं बैठा हुआ हूं। मैं गा चुका हूं, तो मेरी आवाज बंद हो गई है। यही कहने का मतलब है कि क्रिया जो है इस समय में पूर्ण हो चुकी है और यही टेंस हमें पूर्ण वर्तमान काल का बोध कराता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस के बारे में बच्चों कहना है, ये आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक। मतलब ये टेंस वैसी क्रियाओं के बाद का बोध कराता है, वैसे समय का बोध कराएगा जो समय किसी समय से शुरू होकर आज भी जारी है। जैसे मैं यहाँ 3 वर्षों से रहता रहा हूँ, तो 3 वर्ष पहले से ये क्रिया शुरू जरूर हुई है, लेकिन आज के डेट में भी मैं यहीं पे रह रहा हूँ। मतलब भविष्य में आने वाले समय में भी ये जारी रहने की संभावना है और इसी को आद्योपांत वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बच्चों मैं आपको पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि यह वैसे समय को बताता है जिसमें क्रिया साधारण रूप में होती है। मतलब क्या है कि इस क्रिया के शुरू होने और अंत होने का कोई भी टाइम फिक्सेशन नहीं है।
ये इंडेफिनिट है और इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा गया है। जनरली इसका सेंटेंस का अगर पहचान करना होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिस बात के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होने के साथ साथ क्रिया के साधारण रूप में होने का बोल। कहने का मतलब क्या है कि ता है, ती है, ते है ये जनरली सेंटेंस में लगा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो कि तुम्हारा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये भी साधारण क्रिया है क्योंकि इसके न शुरू होने का पता है और ना ही अंत होने का बोध है। ये एक जनरल क्रिया है जिसकी वजह से इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको अगर से स्ट्रक्चर में चलेंगे कि आखिर इस सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट में वर्ब का जो पहला रूप है, सब्जेक्ट में वर्ब का जो पहला रूप है वो एस और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो सबसे पहले आपको हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने सेंटेंस के पहले ही लिख दिया है कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे, सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में इसको कर्ता के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सेंटेंस जिस चीज को डिस्क्राइब करेगा, जैसे राम एक लड़का है, इसमें हम जान रहे हैं कि हमने किसके बारे में डिस्क्राइब किया है, ये सेंटेंस राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि वह एक लड़का है, तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। वर्ब में आपका आएगा तो वर्ब क्या कहलाता है, वर्ब क्रिया को डिनोट करता है। जैसे अब मैं कहूंगा कि वह दौड़ता है तो वह सब्जेक्ट है क्योंकि वह डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन सेंटेंस में कौन सी क्रिया हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब जो हो गया वह हो गया दौड़ता है या दौड़ना की क्रिया हो गई। तीसरा, अब जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, राम आम खाता है। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट में पहले ही बता चुका हूं कि राम सब्जेक्ट है, खाने की क्रिया है, तो खाने का राम ने क्या किया, सेब को हाथ में लिया या आम को हाथ में लिया और दांत चलाए, लेकिन उसका कट कौन गया, आम कट गया। तो कहने का मतलब क्या है कि राम के द्वारा किए गए कार्य से कौन प्रभावित हो गया, आम प्रभावित हो गया, इसलिए वह ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह आप समझ गए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। आगे चलते हैं कि इस सेंटेंस में, इस सिंपल टेंस में आपको एक चीज और जानने की जरूरत है, पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आप बचपन से पढ़ चुके हैं, बच्चे भी जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या है। एक का मतलब, सिंगुलर का मतलब होता है फॉर वन आइटम्स एंड प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। और यहाँ पे पर्सन को तीन हिसाब से बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। अब चलिए इसके बारे में बच्चों इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस स्टोरी में है कि अगर कभी आप कहीं पर बैठे हुए हैं और एकाएक भूकंप आ जाए तो क्या होगा, कभी इमेजिन करके देखिए। और ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि सबसे पहले अगर इंसान की जान पर बन आती है तो इंसान क्या करता है, द फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या करोगे, दौड़ करके भागोगे बाहर की ओर, और बाहर से जाकर के पहले अपने लोगों को खोजोगे, मम्मी तुम भी आ जाओ, पापा आप भी आ जाओ, फलना आ जाओ। उसके बाद प्रायोरिटी आता है कि जो आपके साथ में जो आपके मित्र लोग हैं, तुम लोग जिसको कहते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। उसके बाद जब ये सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे तब बाकी आती है अदर्स की, फिर नाम लेके आप बुलाओगे, अच्छा वो भी छूट गया, वो भी छूट गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपने आप को देते हैं, इसीलिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई आता है। और फिर सेकंड प्रायोरिटी कौन सा होगा, हमारा परिवार, इसलिए बी होता है। सेकंड पर्सन में जब हम और हमारे परिवार के बच गए, पूर्ति हो गई, तो उसके बाद सेकंड पर्सन में यू, और जब यू बच गया तो उसकी फैमिली भी बचनी चाहिए, तो यू आप लोग सबको लिए हो गया। और फिर थर्ड पर्सन में नाम लेकर के ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन बाय नेम कोई भी हो सकता है इसमें, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, और लास्ट में आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि इस तरह पर्सन जो है ये आपको डिनोट करने के लिए मैंने बताया है। अब इनके साथ जो है आपका यूज भी होता है, तो एक चीज मैं डिनोट करना चाहूंगा कि इसमें जिनके साथ डू है, बी के साथ भी डू का प्रयोग होता है, यू के साथ भी डू का प्रयोग होता है, इस यू के साथ भी डू का प्रयोग होता है। सिर्फ ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है, इनके साथ आप जहां भी है डज का प्रयोग करेंगे या फिर ये एस या एस का प्रयोग, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर
सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। दे के साथ भी डू का प्रयोग होता है। तो देखिए अभी मैंने जो स्ट्रक्चर लिखी थी वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा सेंटेंस मैंने नेगेटिव सेंटेंस के लिए लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए दो एग्जांपल्स लिखे हैं। राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिमिलरली नीचे भी है आपका हम लोग गाना गाते हैं, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम लोग गाना नहीं गाते हैं। अब इस एग्जांपल के द्वारा ये आपका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये राम के बारे में मैंने बताया है कि ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में ये क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, ये सब पर्सन का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो राम में चूंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से राम सबसे पहले आएगा, राम। अब इसमें वर्ब कौन सा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब जो है वो है आपका ईट, खाने का ईट होता है। अब चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसलिए इसके साथ एस या ईएस का उपयोग होगा। तो इट्स ए मैंगो। अब इस हिसाब से आपने देखा कि आपका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है कि राम ईट एस और ए मैंगो, राम आम खाता है। क्योंकि लास्ट में था है तो इसमें आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस जो है राम आम नहीं खाता है, तो इसमें आप देखिए कि सब्जेक्ट तो आपका पहले से ही नॉन है कि राम सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के बारे में कहा जा रहा है सेंटेंस में, तो राम। अब ये आम नहीं खाता है तो इसमें आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर में चलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में डू या डज का प्रयोग बताया गया है। तो मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो राम डज, साथ में नॉट भी लगेगा, साथ में देखिए वर्ब का पहला रूप है तो यहाँ पे इट भी लगेगा, ए मैंगो। ये तो आपका था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग है इसमें आपका वी सिंग ए सॉन्ग, इसमें वी सिंग ए सॉन्ग, इसमें एस या ईएस नहीं प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस या ईएस का प्रयोग होता है। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन में है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं हुआ, और ये सिर्फ वर्ब का पहला रूप के साथ ही सारा सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी ये वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि वी के साथ मैंने पहले ही बताया है कि डू का प्रयोग होता है। तो वी साथ में डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का गाना चुकी है तो गाना का क्या होता है, सिंग होता है, साथ में गाना हो गया तो वो सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपका आपने देखा कि बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आता है अगला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के आपको सेंटेंस के बारे में पहले ही पता है कि सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं। इसमें एक सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसे सेंटेंस जिससे किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। तो अगर इस टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत भी अगर आपसे किसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस हिसाब से होगा कि सेंटेंस में सबसे पहले अगर WH वर्ड्स आएंगे तो WH वर्ड्स को सबसे पहले आगे रखना है। अगर WH वर्ड्स अवेलेबल नहीं हो तो फिर ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है डू या डज से शुरू होगा। बाद में डू या डज किसके हिसाब से लगेगा, डू या डज जो है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। मतलब सेंटेंस में जो सबसे प्रधान जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सबसे पहले चूज करना है उसमें डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। और डू या डज का प्रयोग करने के बाद जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और फिर वर्ब का पहला रूप के साथ साथ लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और साथ में अगर वो नेगेटिव सेंटेंस भी है तो उसमें आपका WH वर्ड्स प्लस साथ में डू या डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट में हाँ नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में
नहीं का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका संदर्भ क्या है, नकारात्मक है, तो उसमें आपका नहीं का प्रयोग है। वाक्य का सेंस जो है नकारात्मक बोध करा रहा है, उसमें नहीं का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट के रूप में होगा, और नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम है, बस सिर्फ इसमें नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगा है, यही अंतर है। और बच्चों WH वर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि WH वर्ड्स में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे हालात प्रश्न या अवस्था को पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे कैसे का बोध हो रहा होगा तो हाउ का प्रयोग करेंगे, कब का बोध हो रहा होगा तो व्हेन का प्रयोग करेंगे, कहां का बोध हो रहा होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या, हाँ, सेंटेंस में आप ये चीज पूछ सकते हैं कि क्या से सेंटेंस शुरू होता है, तो व्हाट का प्रयोग तभी करना है जब सेंटेंस में वह किसी चीज का बोध करा रहा होगा। जैसे अगर मैं पूछूंगा कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे क्या जो है वो किसी वस्तु का बोध करा रहा है, तब वैसे सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग होता है। अदरवाइज क्या आप जा रहे हो, अगर मैं ये पूछता हूँ तो यहाँ पे आप बच्चों व्हाट का प्रयोग नहीं करोगे। ये सिर्फ सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या का प्रयोग पहले किया गया है। क्या के रूप में व्हाट का प्रयोग आप तभी करोगे जब उससे किसी चीज का बोध होगा। उसके बाद होज है, इसका अर्थ होता है विच। विच का प्रयोग जनरली ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन सभी चीजों के लिए विच का यूज होता है। हु का प्रयोग कौन, व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर से किस तरह हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या राधा विद्यालय जाती है, यहाँ पे देखिए बेटा, क्या राधा विद्यालय जाती है। हमने पहले पढ़ा है कि राधा विद्यालय जाती है। यहाँ पे ये वाक्य जो है इंटरोगेटिव है, क्योंकि यह कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या राधा विद्यालय जाती है। क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है तो और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो आपको समझने में इस चीज को दिक्कत नहीं होगी कि यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व कर ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा, अब राधा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग होता है। तो डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी राधा, उसके बाद जाना है, जाने की क्रिया है वो, कहां जा रही है, स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन। और इस तरह से आप ये देख लीजिए कि इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, तुम घर क्यों नहीं जाते हो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तुम है। तुम जो है आपका क्या है, सेकंड पर्सन में है। घर क्यों नहीं जाते हो, सही है ना, तो घर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो क्यों वर्ड है ये आपका क्या है, ये आपका WH वर्ड है, क्योंकि क्यों में आपका यहाँ पे वाई होता है, वाई मतलब होता है क्यों, तो यहाँ से हो जाएगा वाई। अब देखिए तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, वाई डू यू नॉट गो टू, वाई डू यू नॉट गो टू होम। यहाँ देखिए आप इस सेंटेंस का देखिए क्यों का था, वाई लगा। तुम के साथ डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ हमने डू का प्रयोग किया। सब्जेक्ट आपका तुम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ गया। सेंटेंस आपका नेगेटिव था, यहाँ पे नहीं का प्रयोग है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ गया। क्रिया आपकी जाने की थी, तो गो टू होम, जाने की क्रिया थी और कहाँ नहीं जाना था, घर से ऊपर इफेक्ट कर रहा था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे इस लास्ट सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि क्या का प्रयोग किस तरह से है। मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है और यहाँ फिर से एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। आप क्या चाहते हैं, ये क्या जो है ये सेंटेंस में पूछने का क्या हो रहा है कि आपको किसी चीज से मतलब है, तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हो रहा है, व्हाट डू यू वांट। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ गए, और आशा है कि आप लोग भी इसको समझ गए होंगे। तो लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि बेटा ये व्हाट का प्रयोग जो है, या पुनः मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि व्हाट का प्रयोग यहाँ क्या किसी चीज के लिए मैंने क्लियर में लिखा है कि किसी, यहाँ पे देखिए ये क्या राधा, ये सेंटेंस को केवल इंट्रोगेटिव फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे क्या क्या यूज किया गया है।
लेकिन इस सेंटेंस में आप क्या चाहते हैं, ये क्या जो है ये वर्ड इस चीज को डिनोट कर रहा है कि इसका संबंध किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पे मैंने इसके साथ वर्ड का प्रयोग किया। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।